सुप्रभात, नमस्कार। हिंदी ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके जाने बगैर हम हिंदी को अच्छी तरह नहीं सीख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, माला का अर्थ होता है समूह। वर्ण, वर्णों का समूह। वर्णों का समूह। वर्णों का समूह अर्थात हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उन सबको हम देखेंगे कि वे उनका उच्चारण किस प्रकार होता है, उन्हें लिखते कैसे हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं। हम उसके बारे में पूरा का पूरा आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला तो वर्ण, किसी भी भाषा के वर्ण, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, वर्ण में हम दो चीज़ों का समावेश करते हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? वो दो चीज़ें हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन का समावेश होता है, इन्हीं दोनों को मिलाकर के वर्णमाला बनता है। तो हिंदी में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इसे हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में। और अंग्रेजी में कितने स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनकी भी साथ में हम लोग तुलना कर लेंगे। तो स्वर, स्वर क्या होता है, इसे हम समझते हैं। स्वर, देखिए, स्वर का उच्चारण अपने आप में पूरा होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर ना हो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, प्रोनाउंस करना, जिनके उच्चारण के लिए हम किसी दूसरे वर्ण पर ये वर्ण है, इसको समझ लीजिए। वर्ण, हम किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं है, यानी ये अपने आप में उच्चारित होते हैं, अपने आप में इनका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे हम कह दें कि अ, आ, ई, अब देखिए, ये अपने आप में अपने आप में पूरा है, आ अपने आप में पूरा है, ले इनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। लेकिन अगर हम एक दूसरा वर्ड ले लें, क, च, झ, तो देखिए, क्या जब हम क बोल रहे हैं, च बोल रहे हैं और झ बोल रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में इनका उच्चारण किया जा सकता है? क्या यह स्वतः उच्चरित हैं? नहीं, ये किसी और के साथ ही बोले जा सकते हैं। जैसे हम का करें तो अ की ध्वनि आती है, यानी का में आ मिला हुआ है। च कह रहे हैं तो च में आ मिला हुआ है। झा कह रहे हैं तो झा में आ मिला हुआ है। तो स्वर की परिभाषा अगर हम दें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो चलिए हेडिंग बना दें हम, स्वर। आइए, हेडिंग है हमारी स्वर। स्वर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वावल। कुल कितने स्वर हैं, अभी हम समझते हैं।
चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़ते आए हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, फिर इसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, अह, अंग, अह। ठीक, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, अगर इसे हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितने आते हैं? कुल 13 वर्ण हो गए, 13 वर्ण। तो क्या हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर हैं? जी नहीं, 13 स्वर तो है नहीं। हिंदी भाषा में कुल स्वर केवल 11 हैं। कुल स्वरों की संख्या आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना है? तो कुल स्वरों की संख्या मात्र 11 है। तो लेकिन हमने यहाँ पर 13 लिखा, तो 13 लिखा, आखिर वो दो कौन से हैं जो स्वर में जिनकी गणना नहीं की जाती, जिनकी गिनती हम स्वर के अंतर्गत नहीं करते हैं? वे हैं अंग और अह। अंग, अह। अंग, अह को हम स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अभी हम इसे हम बाद में समझेंगे। तो आइए हम स्वर को ही पहले समझ लेते हैं। अंग को हम बाद में समझते हैं, स्वर को समझ लेते हैं पूरा विस्तार से। स्वर, देखिए स्वर का अगर हम वर्गीकरण करें, स्वर के भेद, अगर हम स्वर के भेद के बारे में देखें या हम स्वर का वर्गीकरण करें तो इसमें दो तरह के स्वर आ रहे हैं। एक आ रहा है ह्रस्व, ह्रस्व, और एक आ रहा है दीर्घ, और तीसरा जो है प्लुत है। वर्गीकरण के लिए तो हम तो बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो का ही प्रयोग हिंदी में होता है, साहित्य में होता है, प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व को अगर आसान भाषा में लिखें, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा। इसी स्वर में कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो छोटा कौन कौन सा है? छोटा है अ, आ देखिए छोटा है क्या? ना। फिर क्या है? उसके बाद ई, ई को आप कहते हैं ह्रस्व ई है, छोटी है। फिर इसके बाद क्या? उ, ऊ है क्या? ना, नहीं है। री, री। ये कितने हो गए? इन्हें काउंट कीजिए, 4। दीर्घ में अगर हम कहें तो जो बच रहा है वो सारा दीर्घ है। बचा कौन सा? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दीर्घ। इन्हें अगर हम काउंट करें तो कितना बचेगा? हमने आपको बताया स्वर की संख्या 11 है, तो इधर 4 हो गया, बाकी बचा कितना? 7। और प्लुत क्या है? 7 4 11। तो प्लुत क्या? प्लुत इन्हीं को मिलाकर के प्लुत बनते हैं। इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर गाने में, जब हम गाना गाते हैं गाने में होता है, या इनका प्रयोग हम किसी को जब बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। ये हैं कौन से? देखिए जैसे हम गाना गाते हैं तो आ, ये जो लंबी ध्वनि आ रही है, फिर हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं। इन्हें हम प्लुत कहते हैं। इनकी
3 मात्राएं काउंट होती हैं। अगर मात्रा की करें तो इसकी केवल एक मात्रा होती है, ह्रस्व की केवल एक मात्रा काउंट होती है। मात्रा कैसे गिनी जाती है हम बाद में आपको सिखाते हैं, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। और दीर्घ, दीर्घ बड़ा, बड़ा का मतलब इसकी 2 मात्रा, इसे दीर्घ क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं, 2 मात्रा। और प्लुत, प्लुत की 3 मात्रा होती है, 3 मात्रा। इसका प्रयोग गाने में या किसी को बुलाने में, जैसे हम कहते हैं हे राम, तो राम के बाद ऐसे आ रहा, इसे हम कहते हैं प्लुत। चलिए आगे हम चलते हैं। मात्रा की गणना कैसे की जाती है हम आपको बता देते हैं। जैसे एक वर्ड अगर हम लिख दें सरल, सरल, इसमें स है, र है, ल है, सरल। स की एक मात्रा, र की एक मात्रा, ल की 3 मात्रा, कुल ल की एक मात्रा, कुल मिला करके 3 मात्रा। अगर हम एक वर्ड दूसरा ले लें कबूतर, कबूतर, तो का की एक मात्रा हो जाएगी। बा पे बड़ा ऊ लगा है तो बड़े ऊ की हमने बताया था 2 मात्रा, ता की एक मात्रा, रा पे केवल आ है, आ की एक मात्रा है। तो कितने मात्रा हो गए कबूतर में? 1 3 4 5, 5 मात्रा हो गया। ठीक, ये है मात्राओं के गणने का तरीका, गणना करने का तरीका। हम इसे और विस्तार से समझ लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये स्वर रहा। तो स्वर में हमने पढ़ा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या है? जिनकी एक मात्रा होती है। दीर्घ क्या है? जिनकी 2 मात्रा होती है। प्लुत क्या है? प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व, ह्रस्व को हम छोटा कहते हैं, दीर्घ को हम बड़ा कहते हैं, प्लुत को हम 3 मात्राओं वाले वर्ड कहते हैं। स्वर हो गया। स्वर के बाद हमें पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट। आइए हम व्यंजन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। व्यंजन आप पढ़ते होंगे क, ख, ग, घ, ङ। देखिए मेरे साथ बोलना भी है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके नीचे बिंदी नहीं है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा इसके नीचे बिंदी है। बिंदी नहीं है, इसके नीचे बिंदी नहीं है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, इनके पहला वर्ड देखिए क है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं क वर्ग, क वर्ग। इसका पहला वर्ड च है, तो इसे हम कहते हैं च वर्ग। वर्ड मैं नहीं बोला हूँ, वर्ग। वर्ग का मतलब पूरा क्लास। इसमें क्लास, इसमें कितने? 5 हैं, तो इसलिए इसे हम क वर्ग कहें। इसका पहला लेटर है ट, तो इसे हम कह देंगे ट वर्ग। इसका पहला लेटर है त, तो इसे हम कहेंगे त वर्ग। इसका पहला लेटर है प, तो इसे हम कहेंगे प वर्ग। अगर हम काउंट करें तो इस 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, और 5 ही हो गया आपका इसमें, और 5 हो गया इसमें। टोटल देखें तो हम कुल कितना हो जाएगा? 25। 25 क्या हो गए? वर्ड हो गए। वर्ग कितने हैं? 5। कुल कितने? 5 मिला करके 25 वर्ड हुए। और इन वर्णों को हम एक नाम देते हैं।
इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है टच, टच करना, टच करना। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी हिस्से को टच करती है, स्पर्श करती है। जैसे हम का कहें तो हमारी जीभ तालू को स्पर्श करती है। अगर हम च कहें का, सॉरी मुझे एक गलती हो गई, का को बोलते समय हमारा कंठ का प्रयोग होता है। इसको बोलते समय, चवर को बोलते समय तालु का प्रयोग होता है। ट को बोलते समय हमारा मूर्धा, मूर्धा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सबका एक अलग उच्चारण स्थान होता है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उससे भी कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अभी हमारा दृष्टिकोण उतना हाई लेवल का नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए भी समझा देंगे, एक अलग से वीडियो आपको बना करके दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना होगा। तो ये रहा कुल 25 वर्ड। 25 वर्ड को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आप पढ़ते होंगे, कुछ और वर्डों को आप पढ़ते होंगे। उन वर्डों को मैं लिखता हूँ। वो वर्ड क्या हैं? य, र, ल, व, श, स, ह, ए। इनकी संख्या कितनी है? 8। इनकी संख्या कुल है 8। इन्हें हम अलग से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये अलग हैं, ठीक। और इसके अलावा 4 और वर्ड हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। वह हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 वर्ड, ये 4 वर्णों को आपको समझना है, ये बने कैसे हैं। छ हमारा बना है क प्लस श। कौन सा? मूर्धन्य वाला सा, मूर्धन्य वाला सा। त्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें उच्चारण जब हम करते हैं तो त और र की ध्वनि आती है, त र। ज्ञ में ज और या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज और या। स्र में श और र। इन ध्वनियों के संयोग से ये बने हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे हम कहते हैं, चूँकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बने हैं, इसलिए एक कंबाइंड है। कंबाइंड होने के कारण हिंदी में हम इनसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। अगर संयुक्त अक्षर को एक साथ मिला करके लिखेंगे तो ऐसे हो सकता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक। तो आपको याद रखना, हिंदी में कुल कितने संयुक्ताक्षर हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4। एक एक हम एग्जाम्पल ले लें। जैसे क, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कहेंगे कक्षा या क्षत्रिय। थोड़ा सा मेरा भी उच्चारण उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक। और त्र का लें हम तो त्र का हम उदाहरण ले सकते हैं त्रिशूल, त्रिशूल। दूसरा आप खुद से सोचिएगा। ज्ञा का लें तो ज्ञानी, विज्ञान, विज्ञान। अगर स्र का लें तो स्र से हमारा श्रम या श्रमिक। एक बात और समझिए, देखिए इसे हम कक्षा, कक्षा, क्योंकि छ में क मिला हुआ है और श, तो कक्षा, कक्षा या क्षत्रिय ऐसे बोल सकते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल, त और र की ध्वनि आ रहे,
विज्ञान या ज्ञान, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 99.99% लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। हम बोलते हैं विज्ञान, लेकिन ये है क्या? इसमें तो देखिए ज की ध्वनि आ रही है और यहाँ की ध्वनि आ रही है, तो ये विज्ञान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विज्ञान होगा या ज्ञान होगा। लेकिन अगर हम किसी के सामने ऐसा बोले विज्ञान, तो कहेंगे इसको तो पता ही नहीं। लेकिन अब ये लोक भाषा है, जैसा एक आदमी बोलता है जो आसान होता है, जो हमारे जीवन के लिए आसान होता है, हम वैसा प्रयोग करते चले आते हैं। इसलिए हम व्यवहारिक जीवन में इसे विज्ञान ना बोल करके विज्ञान ही बोलते हैं, ज्ञान ना बोल करके हम ज्ञान बोलते हैं। ऐसे श्रमिक आपको ध्यान में रखना है। ये हमने आपको बताया 8 और ये बताया हमने आपको 4। इसके अलावा भी क्या कोई हिंदी वर्णमाला में कोई ऐसा वर्ण है जिसका जिक्र हम नहीं कर पाए? 2 वर्ड और आते हैं। एक आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं पढ़ना, पढ़ना, और दूसरा वर्ड आता है एक और लड़ना, लिख सकते हैं। तो आप जो पढ़ना का ए अड़ा है और लड़ना का जो अड़ा है, इसका उच्चारण ध्यान से देखिए। ये पढ़ना, ज़्यादातर लोग पढ़ना को पढ़ना लिख देते हैं, लड़ना को लड़ना लिख देते हैं, लेकिन एक गलत है। पढ़ना अढ़ा है, ए अढ़ा है, और यह है अड़ा, अड़ा। तो क्या आपने जो हमने पूरा वर्णमाला लिखा है, पूरे वर्णमाले में इन दोनों का कहीं पे जिक्र आया है? जो पढ़ना का अड़ा है और लड़ना का अड़ा है, इनका जिक्र आया है? इसका जिक्र तो हमने किया ही नहीं, फिर इनका प्रयोग हम तो करते हैं। आखिर ये आए कहाँ से? जी हाँ, ये हिंदी में नहीं है। अड़ा और अड़ा ये हिंदी के वर्ण नहीं है, इसे हमने दूसरी भाषा से अपनाया है, एडॉप्ट किया। कौन सी भाषा? अरबी, फारसी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसके जीवित रहने का कारण यह है कि यह दूसरे भाषा के शब्दों को बहुत जल्दी अपना लेती है। जैसा अंग्रेजी में होता है, जैसे दूसरी भाषाओं में होता है, उसके लिए अगर हमारे यहाँ कोई साउंड नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, तो उसको हम अपने अनुसार बना करके प्रयोग कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं आगत व्यंजन। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। आगत व्यंजन 2। ठीक, हम आगे चलते हैं। हमने आपको स्वर बताया। स्वर कितने होते हैं? 11। हमने आपको व्यंजन बताया। व्यंजन कितने? स्पर्श में हमने आपको बताया 25 प्लस यारा अलावा मिला करके वहाँ पे कितने हो गए थे? 8। कितने? 8। तो कुल यहाँ पे कितने हो गए? 33। और आपको हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया। संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या आपको कितना बताया हमने? 4। आगत व्यंजन हमने आपको बताया था। आगत व्यंजन यानी ड़ अड़ 2। और जो स्वर के अलावा जो अंग अह उनको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह पे मैं ठीक इसके बाद विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अयोगवाह वो है अंग और अह, उनकी संख्या है 2। तो अगर हम जोड़ दें तो 11, 33, 44 और 4 8 48 टू 50 और 2 52। यानी हिंदी वर्णमाला में
कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। कुल वर्णों की संख्या 52। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आपको तुरंत जवाब देना है 11 है। व्यंजन कितने होते हैं तो 33। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। आगत कितने हैं? 2। अयोगवाह कितने हैं? 2। अयोगवाह की कौन कौन से हैं? अंग, आ है। इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, अब विस्तृत जानकारी इस पे हम देने चलते हैं। तो चलिए अब इसी को हम समझ लेते हैं कि आखिर अयोगवाह क्या है। इसको हम अयोगवाह देखिए, अगर हम अलग अलग लिखें प्लस योग प्लस वाह। का मतलब उपसर्ग जहाँ पर लगता है किसका अर्थ देता है? निगेटिव अर्थ देता है, यानी नहीं का। योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना। और वाह का अर्थ होता है प्रवाह, गमन करना मीन्स जाना, चलना। गमन करना, चलना आप आसान भाषा में लिख लीजिए, कठिन लगता है तो ठीक। यानी अयोगवाह ये तो ना तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। अयोगवाह न स्वर हैं और न ही व्यंजन है। फिर भाई जब न स्वर हैं न व्यंजन है तो फिर हैं क्या? देखिए, पहले मैं एक शब्द लिखता हूँ, एक दो शब्द लिखता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ। ये हैं कौन कौन? अनुस्वार। कौन है? अनुस्वार को ही हम अयोगवाह कहते हैं। यानी अनुस्वार एक होता है और जो दूसरा जो अह वाला होता है विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग के बारे में भी हम बताते हैं। अनुस्वार ये ऐसे लगता है, एक बिंदी लगा देते हैं, इसको आप बिंदी कहते हैं। और विसर्ग यानी जहाँ पे दो ऐसे लग जाता है। अनुस्वार जैसे घंटी, चंपा, घंटी, चंपा, कंघी, दंत। ठीक, इतने से हमारा काम बन जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रातः, अतः। एक वर्ड लिखते हैं दुख के बाद विसर्ग लगाते हैं, लेकिन अब ये प्रचलन खत्म हो गया। हिंदी कहती है, व्याकरण ये बताते हैं कि दू के बाद विसर्ग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक समझिए, अयोगवाह को समझिए। अयोगवाह है क्या? ये तो ना तो स्वर के साथ जोड़ते हैं ना व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए, हमने घंटी लिखा, अगर घ कैसे लिखेंगे? घ के नीचे हलंत है, इसके बाद क्या है? आ है। आ के बाद क्या है? ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है। ठीक, ये बन गया, क्या बना है? ये घन। ठीक, दूसरा वर्ड हमने लिखा चंपा। देखिए च है, च के बाद क्या है? आ है। आ के बाद क्या है? अंग है। तो क्या बना? चम। अब देखिए, जो हमारा स्वर का प्रयोग होता है, स्वर का प्रयोग हम किसी व्यंजन के बाद ही करते हैं, पहले नहीं करते। स्वर तो अपने आप में खुद से ही उच्चरित हैं, उनका उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन स्वर का प्रयोग अगर हम व्यंजन के साथ करते हैं तो पहले क्या आएगा? व्यंजन आएगा, फिर इसके बाद आता है स्वर। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे घंटी में या चंपा में पहले च पहले आया, ये च है, च पहले आया, फिर इसके बाद आता है आ। पहले च आया, फिर आ आया, और इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आया है ये आपका अयोगवाह है। क्या आया? अयोगवाह। यानी अयोगवाह का प्रयोग हम स्वर के बाद करते हैं।
अयोग वाह का प्रयोग हम स्वर के बाद करते हैं। यह स्वर से न जुड़ते हैं और न व्यंजन से जुड़ते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी का नाम अयोग वाह है। यह किसी से जुड़ता नहीं है, इसलिए हम इसका एक अलग नामकरण करते हैं, अयोग वाह। तो ठीक समझ में आ गया। स्वर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? स्वर का प्रयोग हम हमेशा व्यंजन के बाद करते हैं। अगर अपने आप में, अगर व्यंजन के बाद नहीं करेंगे तो अपने आप में वह स्वतः उच्चरित होगा। अनार, अनार में अनार हमने लिख दिया, अनार का आ तो स्वतः ही उच्चरित है, आ, जिसमें व्यंजन तो है ही नहीं, ठीक, इसलिए इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन जब अगर हम अयोग वाह के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो पहले स्वर आएगा, फिर इसके बाद व्यंजन आएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर प्लस अयोग वाह है। अयोग वाह नोट कर लीजिए, या आपको इतना क्लियर कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। आप 10 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, यूट्यूब पर अनेकों वीडियो आप देखेंगे, लेकिन आपको एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए आप इसको अयोग वाह का ये फार्मूला याद रखिए कि पहले व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, स्वर के बाद अयोग वाह का प्रयोग। जैसे हमने घंटी, घंटी में लिखा घा है, फिर इसके बाद आ है, आ के बाद फिर अनुस्वार है। इसी प्रकार प्रातः में जो है पहले त है, ता के बाद आ है, आ के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग क्या है? अयोग वाह। अतः में भी ता के बाद है, दुख में भी द है, दा के बाद क्या है? ऊ है, ऊ के बाद ही आपका अयोग वाह है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कुछ चीज़ों को और हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ रही है। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह कैसे हम लोग लगाते हैं? एक ऐसे बिंदी दे देते हैं, जैसे घंटी, घंटी, दंत, दंत, घंटी, दंत। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमने आपको सारे वर्ग बताएं, जैसे कवर्ग, कवर का पांचवा लेटर क्या होगा? ङ। चवर का पांचवा लेटर क्या होगा? च, छ, ज, झ, या। टवर का पांचवा लेटर क्या होगा? अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये अपने अपने वर्ग के 5वें अक्षर है। अगर इनका आधा हम लिखते हैं, आधा, आधा मतलब हाफ लेटर, इसके नीचे हलंत लगाते ही इनका आधा हो जाता है। तो इनका जहाँ पे आधा प्रयोग होता है, हम उनकी जगह अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे घंटी, घंटी, घंटी तो ऐसे आ रहा, ना कि साउंड आ रही, घंटी। लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे इसकी जगह, ना की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। दंत में भी, अंडा में भी, अंडा में अंडा, लेकिन इसमें ना की साउंड आ रही है। तो ये जो पंचम वर्ण हैं, उन पंचम वर्णों की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए अब अनुनासिक को समझ लेते हैं। अनुनासिक क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अनुनासिक, अनुनासिक, आप लोग अनुस्वार को बस जनरली आप केवल इसे कहते हैं बिंदी, बिंदी, और इसे आपने नाम दिया है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदी। लेकिन क्या यह सही है? व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है। ये तो बिंदी है, न तो चंद्र बिंदु। इसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसे हम अनुनासिक कहते हैं।
इसका सिंबल कैसे लगाते हैं, चांद के आकार का होता है, इसलिए आप इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो चलिए चांद ही लिख दीजिए, चांद, चांद। ठीक। सांस, सांस। इसका उच्चारण हम नाक में करते हैं, नाक। मुख, सभी वर्णों का उच्चारण तो मुख से ही होता है, लेकिन इसमें मुख प्लस नाक। ठीक। तब जाकर के अनुनासिक का उच्चारण हम करते हैं। एक होता है, और आपने देखा होगा जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर। या एक दूसरा वर्ड है कॉल, कॉल। ये है क्या, ये तो डॉक्टर और कॉल मूलतः यह देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसके लिए कोई सिंबल नहीं था कि आखिर हम डॉक्टर कैसे, ये डॉक्टर तो हो नहीं सकता, कॉल तो हो नहीं सकता, ये देखा जाए तो डॉक्टर भी नहीं हो सकता और डॉक्टर भी नहीं हो सकता। आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है उसे हम अ बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है बस ऐसे, ऐसे ही सिंबल होता है। अगर ऊपर लगा देंगे तो चंद्रबिंदु बन जाएगा। अगर डॉट नहीं लगाते हैं तो हम इसे कहेंगे यह है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है, ये कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। जो अर्धचंद्र है अंग्रेजी भाषा, इसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी इसका नाम नहीं जानते होंगे, तो इसका नाम है अर्धचंद्र। एक और है हलंत। हलंत क्या होता है, हलंत किसी भी वर्ड को आधा बनाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत एक ऐसे सिंपल, जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, लेकिन ये क्या सही है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम सही करने के लिए, चूँकि इसमें अभी स्वर मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, तो क, ख, ग, घ, तो हमने ऐसा लिखा। इसी सिंबल का नाम है हलंत। हलंत, हलंत का प्रयोग हम किसी वर्ड के साथ करते हैं तो वह वर्ड तुरंत अपने का आधा हो जाता है, जैसे पक्का, पक्का। अब देखिए इसमें हलंत तो है नहीं, लेकिन ऐसे भी हम लिख सकते हैं पक्का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ठीक ना, तो आपको ध्यान में रखना है, यह है हलंत। इसके बाद कुछ चीज़ें बचती हैं। मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, प्रायः कन्फ्यूजन होता है, छोटी, बड़ी। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, का उच्चारण स्थान क्या है, खा का कहाँ, ओ का कहाँ, हा का कहाँ, वा का कहाँ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको भी सीखना है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। चलते चलते एक प्रश्न हम बोलते हैं वर्ण और दूसरा हम बोलते हैं अक्षर। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे वर्ण और अक्षर में। अगर नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस, अंतर मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है
या इसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। हमें तारीफ़ से ज़्यादा बुराई सुनना पसंद है, बुराई इन द सेंस कि ताकि मैं अपनी वीडियो को और अधिक से अधिक सुधार सकूं। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा सा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद।